नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए। जो क्वेरीज आई हैं उनमें से कुछ को लें और सॉल्व करें। अच्छा, एक चीज और, आज सबसे ज्यादा चर्चा किस स्टॉक की हो रही है? जो आज ही डेब्यू करा है, टाटा टेक्नोलॉजी। यहां दिखाओगे डायरेक्टर साहब के टाटा टेक्नोलॉजी। भाई साहब, 500 रुपए की इशू प्राइस वाला फट गया है। मतलब बाजार में आई डाउट किसी ने ऐसा एंटिसिपेट करता ऐसा लिस्ट होगा। गजब का प्रीमियम कमांड कर रहा है और काफी हद तक वैल्यूएशन सब बहुत स्ट्रेच्ड। 500 वाला 1340 पे, ये 32-33 टाइम्स तो अट्रैक्टिव था, पर ये 80 टाइम्स पे पहुंच गया है। क्या ये अट्रैक्टिव है? इसके लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी। तो इसी शो में टाटा टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से भी चर्चा करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। दिखाइए। अच्छा, आज हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट के रिसर्च हेड अविनाश गुराक्षकर साहब जुड़ते हुए। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून। बड़े दिनों बाद, अच्छा लग रहा है आपको देख के सर। हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून आशीष। आपने हाउ आर यू का जवाब नहीं दिया। नहीं अच्छा, आ रहा हूं आपके पास। लाइए भाई, तरह तरह के तरीके रीच आउट करने के हम तक। वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज रखिए स्क्रीन पे, तीनों सेम है। फ्लिप करिएगा तो टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए, जैसा जो कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। बाजार स्क्रीन पे क्विकली दिखा देता हूं। आज सुबह का बोल्ड कॉल ये था कि इस सीरीज में बहुत बढ़िया मुनाफा सीएनबी से आवाज में आपने बनाया है। आज प्रॉफिट्स बुक करने का खुलते ही ऐसा किया होता तो आज भी रिजॉइस ही कर रहे होते। आज शाम को बहुत सारे इवेंट्स प्ले आउट होने हैं, उसके बाद कल फ्रेश समीकरण समझेंगे। मार्केट शुटिकल टीम बढ़िया तरीके से चला रही है, उस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूं। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूंगा। आज हमें नासिक जाना है, जबलपुर जाना है और हरदा है एमपी। सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। जो जो पैच हो गए हैं, कुछ के साथ जुस्तजू जारी है, पैच अपने होने में इशू आ रहे हैं, जब होंगे तब उनसे बातचीत। सबसे पहले नासिक से दीपाली सुकेनकर जी स्क्रीन पे। दीपाली मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सूला विन्याज कितना दूर है आपके घर से? 15 मिनट लगता है। आना जाना लगा रहता है क्या? आना जाना लगा रहता है क्या? चार पांच बार जाके आए। अरे वाह। अच्छा दीपाली मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? 3 साल से। सूला का स्टॉक लिया? नहीं। लो, तो नासिक वाले खुद ही नहीं ले रहे हैं। आपने फिर क्या लिया? पहला सवाल कौन सा है मैम? बीएससी पे। अरे वाह, बीएससी कितने पे लिया हुआ है? 1200 से ले रही थी, बेचा तो अभी 1900 का हुआ है। 60 शेयर है। अरे वाह, तो 1900 वाला भी बुरा नहीं है। 60 शेयर 1900 है। डॉक्टर साहब जरा ठीक करिएगा, 1700 की जगह 1900 कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी 600 रुपए का बढ़िया मुनाफा। कई बार खरीद फरोख्त हुई है और हर बार कमा के निकले हो आप, है ना? आप सवाल ये पूछूं कि रखे रहूं या मुनाफा वसूल करूं, ऐसा पूछूं? नहीं, रखना है क्या? तो ये तो मन बना ही लिया आपने। नहीं, बढ़ाना है क्या? और उसको अच्छा, ऐड करना है क्या? ओके, ऐड करना है क्या? भाई ये निकालने का मन अविनाश जी नहीं है। अब आप ये बताओ, और ऐड करने का समय सही है या नहीं? आशीष, मुझे लगता है कि पहली बार तो इनको कांग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने बीएससी का स्टॉक खरीदा है। अच्छा मुनाफा बन रहा है मेरे ख्याल से। देखिए, अभी करीबन 25-50 का रेट चल रहा है। हमारा फेयर वैल्यू करीबन 2800 रुपया यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी इस लेवल पे कोई फ्रेश बाइंग मत करिए। थोड़ा सा अगर स्टॉक 2200-2300 तक आता है तो खरीदने के मौके बनेंगे। बट करंट प्राइस पे मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। इनकी क्वांटिटी भी काफी अच्छी है। तो फेयर वैल्यू करीबन 2800 का बनता है अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होल्ड करने की राय रहेगी। ही मूल्यांकन 2800 का, 25 रुपए फ्रेश ऐड करेंगे तो मजा आएगा नहीं। तो जो है उसे होल्ड करिए। हाँ, गिर जाए ये स्टॉक क्योंकि सही वैल्यूएशंस आ रहे हैं 2800 के आसपास, तो गिरावट में खरीदारी अलग बात हो जाएगी, इन लेवल्स पे नहीं। तो बढ़िया है, मैं तो मान रहा था 2800 बढ़िया है। मतलब अभी भी दमखम बचा है स्टॉक में। होल्ड करेंगे मैम बीएससी को। हरदा एमपी से आशा गुप्ता मैम स्क्रीन पे। आशा जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। आशा मैम, कितना समय आपको शेयर बाजार से जुड़े हुए हो गया? सर सिर्फ 3 महीने हुए हैं। 3 महीने?
और कैसे आना हुआ? हमेशा से पसंद था शेयर बाजार या क्या रीजन था? 3 महीने पहले आए क्यों शेयर बाजार में? नहीं सर, एक्चुअली मेरा भाई है शेयर मार्केट में, वो ट्रेडिंग करता है। हाँ, तो उसने बताया था कि आप भी करके देखो फ्री टाइम में। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो भाई की सलाह का फायदा हुआ या नुकसान हो गया? 3 महीने में पैसे आए कि गए? आए हैं सर, गए फिर भी तो हैं, बट मतलब नेट थोड़ा नेट आए ना? आए हैं सर, आए हैं। हाँ बस, तो भाई की सलाह सही रही। अच्छा, पहला सवाल कौन सा आशा मैम? सर मैंने यस बैंक के शेयर लिए हैं। हाँ 20 रुपए 20 पैसे के समथिंग कुछ है, काफी अलग अलग क्वांटिटी करी, बट एवरेज है हाँ ना, रुपए 15-20 पैसे के समथिंग। तो सर अभी मतलब कब तक मैं उसे होल्ड करूं? एक्चुअली मुझे अभी पैसों की जरूरत थी। अरे यार, अब भाई ने दिलवाए थे या खुद लिए थे यस बैंक? नहीं सर, मैंने खुद ने लिए थे। एक्चुअली मैंने इंट्राडे उसमें किया था 2-3 बार, तो ठीक ठाक प्रॉफिट रहा था। तो एक फिर बार मैंने मामला फंस बीजेपी में गया। लिए थे कुछ शेयर। ये फंस हाँ गया सर, मामला। मामला मन फंस ट्रेडिंग गया। का था अविनाश जी। अब ये लंबी अवधि में रख लो अकलो वाला है नहीं, और मुझे पैसे की जरूरत भी है। अभी निकाल लूं ये आने वाले कुछ दिनों में बैंक वैंक थोड़ा सा लग रहा है पिटे हुई पॉकेट थी, आउट परफॉर्मेंस के मूड में यस बैंक मेरे भाव के ऊपर दे जाएगा, ऐसा लगता है क्या आपको? ये देखिए, मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया, इनको पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता नहीं है कि यस बैंक में कोई बड़ा प्री रेटिंग या उछाल आएगा। अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो आपने अच्छा बैंक चुना है, काफी सस्ता बैंक है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि नंबर्स को इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है, थोड़ा सी पैसे की जरूरत है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से करंट प्राइस पे भी आप निकल सकते हैं, मोर और लेस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप निकलोगे। हालांकि बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद करना जरा डिफिकल्ट रहेगा। अगर आपका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीना है, तो आपको करीबन 25 या 28 तक का रेट मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इसमें निकल जाना ही ठीक रहेगा। अरे बाप, भाई अगर पैसे की जरूरत है, एक तो ट्रेडिंग के लिए लिया था, मामला फंस गया इसीलिए रखा, तो ये गलत हो गया। हमें स्टॉप लॉस लगाने थे और पैसे की रिक्वायरमेंट है, और नियर टर्म में कोई दिख नहीं रहा कि ये तेजी वेजी दिखा पाएगा। तो रिक्वायरमेंट है तो निकालिए, ज़्यादा दूर नहीं है आपकी खरीद से, थोड़ा बहुत घाटा होगा, झेलना पड़ेगा। अच्छा, फिर से आता हूं आप लोग के पास। उससे पहले अविनाश जी जुड़े हैं, तो मैंने अपनी टीम से कहा था जरा आज प्राइमरी मार्केट्स का बहुत एक्शन लिस्टिंग स्पेस में, वो प्राइमरी से सेकेंडरी डेब्यूज बहुत सारे हुए। सेकेंडरी मार्केट में मतलब मेन बोर्ड पे कोई आईपीओ नहीं है, एसएमईज के 3 खुले। डॉक्टर साहब लिस्ट दिखाइएगा स्क्रीन पे। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आई थी मुझे। एक है गर्फिसाड्स, अविनाश जी बेहतर प्रोनाउंस करेंगे। दूसरा है मैरीनिट्रांस इंडिया, और तीसरा है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज। अविनाश जी को ट्रैक वैक कर रहे हो आप लोग? प्रॉफिट मार्ट में एसएमईज ट्रैक करते हो, कोई रडार पे है क्या? आशीष, जो पहला स्टॉक का नाम आपने लगाया है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक एक्चुअली ग्राफिस एड्स है। जो GAR नहीं है, GRAPIHSIS है। गार्फिस एड्स। हाँ, तो ये कंपनी हम हमारे निवेशकों को एडवाइस कर रहे हैं कि वो इसमें सब्सक्राइब करें। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो सर आशीष 35 साल पुरानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और इवेंट बिजनेस में, आउटडोर बिजनेस में इनका बहुत अच्छा डोमिनेंस है। इनफैक्ट आउटडोर एसेट्स काफी अच्छे हैं। तो ये एक ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिनका इंटीग्रेटेड सेटअप है। पिछले साल करीबन 98 करोड़ पे 11-11.5 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया था, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फिक्स प्राइस इशू है, 111 रुपए में शेयर ऑफर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, जिस प्रकार का ग्रोथ अभी एडवर्टाइजिंग मार्केट में दिख रहा है, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के बजट बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट्स भी एडवर्टाइज करते हैं, तो ये भी एक इनके लिए बड़ा मार्केट है। प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर से अच्छी खासी इनको रेवेन्यू मिलती है। तो इवेंट्स, अब उसके बाद आउटडोर बिजनेस जो है, वो काफी हद तक इनका ग्रोथ में काफी अच्छा ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस आईपीओ को अगर कोई लिस्टिंग गेन से, या टिपिकली अगर कोई अगले मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहता है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का बिजनेस मुझे लग रहा है काफी अच्छे तरह से स्केल अप हो सकता है। प्लस मैनेजमेंट काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, पुरानी मैनेजमेंट है, काफी वेल बिजनेस को अच्छी तरह से समझती है। तो ये हमारी तरफ से एक सब्सक्राइब रहेगा ग्राफिस एड्स का आईपीओ, जो आज खुल रहा है 30 नवंबर। आज खुल रहा और 5 दिसंबर यानी कि मंगलवार को बंद। हाँ, गलत स्पेलिंग लिख दी थी, तभी पढ़ने में दिक्कत आ गई थी मुझे। मैंने ही गलत भेजी होगी शायद। ग्राफिस एड्स का, ये तीनों में से अगर कोई बेहतर गो टू पॉकेट है तो वो शायद ये है। ये ज़्यादा पसंद आ रहा है।
चाहें तो, अगर एसएमईज में आप इन्वेस्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आईपीओ में रुझान है, तो ये एक प्रेफर्ड होगा तीनों में से। ये अविनाश जी की पिक। दीपाली मैम, अगला सवाल, बीएससी के बाद दूसरा कौन सा स्टॉक था? ITI। लिया हुआ है, लेने का मन है? नहीं लिया, 25,000 उसमें कमाया, फिर अभी 17,000 उसका लॉस चल रहा है। 25,000 कमाया, 17,000 अब घाटा आ गया। ट्रेडिंग करते हो आप बेसिकली? यस। तो एक बार कमा के दिया तो मन नहीं भरा, सोचा फिर से चलें उसी के पास, ऐसा? ऐसा ही हुआ। अरे अविनाश जी, आईटीआई बेहतर कि सूला विनयार्ड्स? नहीं नहीं, आईटीआई के स्टॉक में भाई 40-45 रुपए का घाटा हो रहा है पर स्टॉक, क्या करना चाहिए? ये मेरे ख्याल से हाँ। देखिए, इनका ट्रेडिंग कॉल था आशीष। अगर ये थोड़ा 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि दीपाली मैम को थोड़ा सा एवरेज करके यहाँ पे पोजीशन ऐड करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखिए, इन्होंने 314 में लिया है, अभी 270 है। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि अभी वो लैपटॉप्स में आ रही है, प्लस बहुत सारी बड़ी ऑर्डर्स इनको मिली है। तो अगले 6 से 12 महीने में आप नतीजों में, नंबर्स में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट देखोगे। तो ये करीबन साल भर का नजरिया अगर हम देखेंगे तो कम से कम 350 360 तक भी जा सकता है। बट अभी जो इनका प्राइस है, इसको थोड़ा सा अगर ये एवरेज करते हैं तो थोड़ा सा एवरेज कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी, प्लस मुनाफे का जो पोटेंशियल है वो भी अच्छा रहेगा। तो इसमें लॉस बुक मत करिए, कम से कम साल भर का नजरिया रखिए, थोड़ा एवरेज करके यहाँ पर पोजीशंस होल्ड करें। ओके, लॉस बुक नहीं करना है, थोड़ा सा एवरेज आउट करें। आशा मैम, यस बैंक के बाद अगला कौन सा? सर जेपी पावर। ये जेपी पावर लिया है कि लेने का मन बना रहे हो आप? सर लिए हैं। 13,000 शेयर, 14.5 की मोटा मोटी खरीद है ना? हम्म। ये छोटे छोटे क्यों लेते हो? ऐसा कोई खास है क्या? आप उसके स्पेशलिस्ट हो क्या? ऐसा कुछ है क्या? सर पता नहीं, पहले मैंने मझगांव डाक के भी लिए थे, कोचीन के भी लिए थे, बट उनमें कुछ इतना खास वो बड़ा नहीं था। बट बाकी इनमें छोटे छोटे में थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके मैं निकल जाती थी। लेकिन अब एक बार फिर वो वही बात आ गई, फंस गए। अच्छा नहीं, ये आपने भी ऐसे ही करा, दीपाली मैम ने भी इनफैक्ट ऐसे ही करा। ये आप लोग, आपने कुछ चार्ट वार्ट स्टडी करी थी या एक बार ऐसे ही डाला, कमा लिया तो लगा इस पे फिर डालते हैं, फिर कमाएंगे, ऐसा हुआ था? हाँ सर, वो कंटिन्यू तो अप डाउन हो रहा था तो ठीक है, ले लिया वैसा सोच के अप लिए। डाउन हो रहा था तो जरूरी थोड़ा ना लेने के बाद अप होगा, लेने के बाद डाउन भी तो जाएगा। गलत है कुछ तो। आपने अब शुरू कर दिया शेयर बाजार, थोड़ा पढ़े पढ़ेंगे है ना, पढ़ने के बाद, नहीं तो पैसा गाड़ी कमाई है, फालतू जा रही है ना। या तो अगर नहीं समझ में आए तो किसी बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैनेजर को, म्यूचुअल फंड को पैसा दें, कमा के देगा बढ़िया। अभी मस्ती मस्ती में तो पैसा आ रहा था, जाएगा तो बहुत लपक दिक्कत हो जाएगी। खैर, जयप्रकाश पावर, ये वैसे अविनाश जी इनसे ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन हम रिटेल के सवाल ऐसे ही आते हैं। यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, जयप्रकाश पावर, वैसे हम रिटेल सुजलॉन में भी एक्टिव हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानी अलग अलग। जयप्रकाश पावर का कुछ दिख रहा है होते हुए क्या? कोई डेवलपमेंट ऐसे कुछ कि चल जाए थोड़ा बहुत? एक बार टेक्निकल एनालिसिस में कोई बता रहा था राउंडिंग बॉटम तो बनने लगा है। अब वो पता नहीं मुझे ज्यादा उसके बारे में। आप क्या करते हैं अगर 2.5 रुपये 1.5 रुपये का लॉस हो रहा होता तो? मेरे ख्याल से देखो आशीष, ऐसे पेनी स्टॉक्स में पैसा डालना और वो भी अपने मेहनत की कमाई डालना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता है। और मुझे लगता है कि इनको भी अगर ये चाहे तो दूसरे काफी अच्छे विकल्प है जो बाजार में आपको अवेलेबल है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस देख के, उसमें थोड़ा सा हलचल देख के एंट्री कर लेता है, लेकिन इस कंपनी की फंडामेंटल्स देखे तो बेसिकली बहुत खराब नंबर्स है। और आने वाले कम से कम 1.5-2 साल के लिए कोई बड़ी बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है। देखिए, ज्यादातर स्पेकुलेटिव डिमांड से ये स्टॉक्स बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक्स खराब है। लेकिन जयप्रकाश पावर में अगर इनकी इतनी बड़ी क्वांटिटी है तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। अगर 200-300 शेयर होते तो बात अलग, लेकिन इनकी 13,000 क्वांटिटी है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि जो भी निवेश से पैसा बनता है, 12-13 रुपए में जो भी आप ये शेयर बेच के पैसा मिलता है, कोई अच्छे स्टॉक में डालिए जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में। क्योंकि ऐसे बाजार में 20,000 के निफ्टी में ऐसे स्टॉक्स में आप पैसा लगाओगे तो कैपिटल बढ़ने के बजाय वो और टूटेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे निकल जाए और कोई दूसरा विकल्प में पैसा लगाए जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठे। इनमें आपको अच्छा नहीं लग रहा था ना, वो एटलीस्ट फंडामेंटली बेटर स्टेट पे थी वो कंपनी जो आपने पहले नाम लिए थे, जिनमें आप निकाल के इधर आ गई थी। खैर, एग्जिट बनाई और बहुत तगड़ी क्वांटिटी है। जयप्रकाश पावर 13,000, यस बैंक 18,000,
निकलने का मूड बनाइएगा मैम, और अच्छे पेडिग्री के। अविनाश जी, एक आध दो एक स्टॉक रिटेल के लिए सबसे अच्छे कौन से लगते हैं, ये बता जाओ आप। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ये पैसा बेच के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा डालते हैं, ओके, तो करीबन 84 का प्राइस चल रहा है मेरे ख्याल से। देखिए, अगर हम साल भर की बात करें तो यहाँ से कम 125 130 का आपका टारगेट प्राइस मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन बैंक है, और बैंक के शेयरों में हमने देखिए कि बहुत भरपूर तेजी देखने को मिली है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंफर्टेबली इस लेवल पे आप निवेश करिए, और 6 से 12 महीने में 125 130 रुपया आपको मिलेगा। यहाँ पे क्वालिटी और प्रमोटर बिजनेस सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये पेनी स्टॉक नहीं है। तो देखिए, पेनी स्टॉक में जब भी आप पैसा लगाते हो तो वो चांस ट्रेड होता है। पैसा बन गया तो बन गया, नहीं तो पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिए यार। फिर एक्सपर्ट्स की माने इस तरह की छोटी टिकट साइज का लेना ही है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्यादा बेहतर लग रहा है, और अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट्स हैं भाई। 85-84 का चल रहा, 125 130 साल भर में देना, एक मीनिंगफुल रिटर्न्स की तैयारी हो सकती है। आप लोग जो एग्जिट के कॉल आए हैं, चाहें तो इस तरह के स्टॉक पे दाव लगाएं, ज्यादा बेहतर है। चलिए, इस नोट पर दीपाली मैम, आशा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अविनाश सर, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टाटा टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज का मच टॉक्ड अबाउट, सबसे ज्यादा चर्चा, बहुत चर्चित स्टॉक टाटा टेक्नोलॉजीज। अच्छा रिस्पॉन्स, 500 रुपए की इशू प्राइस, लग रहा था बढ़िया लिस्टिंग होगी, पर 500 वाला ये किसी ने सोचा था कि 125% से प्लस के गेन, सॉरी 250% के गेन डिलीवर कर देगा। एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर लिस्टिंग। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसकी आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी। वो मैप करना जरूरी है कि इस तरह के वैल्यूएशन जस्ट हैं या नहीं। टाटा टेक्नोलॉजीज के एमडी और सीईओ वॉरेन हैरिस साहब सीएनबीसी आवाज पे जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मिस्टर हैरिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Congratulations on a stellar debut, a stellar listing. You know, expectations are running high now from investors. Sir, do you think you will be able to maintain high growth rates ahead? You know, we're going to be focused upon continuing to build out our value proposition, continue to build the type of capabilities that are meaningful for the market and for our customers. And I think if we continue to execute in the way in which we have in the last 4 or 5 years, I think we'll be rewarded by the financial markets. Mr. Harris, for the aerospace business, do you think the strong growth will be possible in the future as India focuses on local production, local tie-ups? Will Tata Technologies be a key beneficiary? I really do. I'm very, very bullish about aerospace. If you look at the number of commercial aircraft that are in productive use today, it's about 23,000. In the next 20 years, that's likely to extend to about 46,000. And I think the demand is largely going to come from Asia, and it's largely going to come from countries like India. So we think that we are incredibly well positioned. We've been empaneled by Airbus. The group are making major investments in aerospace through the acquisition of Air India and the procurement of 470 single-aisle and wide-body aircraft. I think the group's influence is going to provide tailwinds for organizations like ourselves, and we are working hard, investing to take full advantage of that. So for the EV business, do you see strong traction in the overseas and domestic markets, especially for Jaguar Land Rover? Well, I certainly think that we are going through a once-in-a-generation transformation, particularly within the automotive and extended mobility sector. I think the pivot towards autonomous driving, the pivot towards connected electrification and shared is a journey that in many respects is right at the beginning. And I think the capabilities and the proof points that we've established through the work that we've done for iconic customers like Jaguar and Land Rover and Tata Motors and new energy vehicle companies like NIO and Rivian and VinFast
I think the combination of what's happening within the market and the value proposition that we represent will continue to provide tailwinds and opportunities that we expect to intersect with. Beautiful. Mr. Harris, thank you so much for taking time out for CNBC Awaaz, and congratulations. Congratulations on a stellar listing, sir. The market is quite enthused, supposedly, with the stock. तो ये थे टाटा टेक्नोलॉजीज के एमडी और सीईओ हैरिस साहब. सही कह रहे हैं कि वंस इन अ जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ऑटोमोटिव सेक्टर में, और ऐसे में टाटा टेक्नोलॉजी जैसे प्लेयर के लिए बड़ा बाजार है जो खुल रहा है. अच्छा, ये कंपनी मोबिलिटी पर है, तो फोकस इसका ऑटोज पे है, लेकिन उससे जुड़ी फिर वो एविएशन, हैवी व्हीकल्स, इन सब पे भी जो मोबिलिटी से जुड़ी कंपनीज हैं उन सब पे इसका फोकस है, सेक्टर्स पे फोकस है. तो एरोस्पेस में भी आगे आउट थ्रस्ट मिलेगा. पर ये सब बातें हैं, देखते हैं फाइनेंशियल्स में कैसे ये ट्रांसलेट होता है. क्या है ये ग्रोथ अपनी इंप्रूव कर पाते हैं ताकि ये 1300 1350 का जो भाव अब स्क्रीन पे दिख रहा है, वो वैल्यूएशन जो अब स्ट्रेच इस समय नजर आ रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, वो तो समय बताएगा. खैर, इस नोट पर आज के शो सास बहु सेंसेक्स में इतना ही. कल मुलाकात इस शो में नहीं होगी. कल लेकर आऊंगा अपना एक बढ़िया सा सीएनबीसी आवाज का फ्राइडे स्पेशल, लेकिन इस समय एक ब्रेक का वक्त. नमस्कार.